आप लोगों का स्वागत है एक और न्यू हॉरर स्टोरीज में। देखो, आज तक मैंने जितने भी कहानीज़ बताई उनमें से ज़्यादातर कहानीज़ मैंने बताई कि फैमिली बिलोंगिंग्स के ऊपर है। किसी ने कुछ कर्म किया है जिसकी वजह से उनके फैमिली को वो निभाना पड़ रहा है, वो भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मैंने कभी नहीं बताया कि आजकल सबसे ज़्यादा मर्डर्स या फिर सबसे ज़्यादा मौत कहाँ पे होता है। नॉर्मली आपको पता लगेगा कि मौत सबसे ज़्यादा होता है हॉस्पिटल्स में, बिकॉज सबसे ज़्यादा पेशेंट्स तो मरीज़ तो वहीं पे जाते हैं। लेकिन ये जो पेशेंट्स है ना, जो लोगों का मौत होता है हॉस्पिटल में, उनमें से ज़्यादातर पेशेंट होते हैं सर्जिकल पेशेंट, जिनका सर्जरी वगैरह हुआ हो। और सर्जिकल जो पेशेंट होते हैं ना, ये ज़्यादातर क्या होता है कि सर्जरी जाने से पहले ना, सपोज आप गाँव से बिलोंग करते हो, गाँव का कोई पेशेंट है जिसको कोई ऐसा कुछ बीमारी हो जिसका इलाज गाँव में तो हो ही नहीं सकता, उसको शहर जाना पड़ेगा। उस शहर जाने के लिए उनको कोई सोर्स चाहिए होता है, क्योंकि डायरेक्ट तो किसी हॉस्पिटल में हम जा नहीं सकते, क्योंकि बहुत कुछ सोर्स करना पड़ता है। एज एन विलेज बॉय मैं बता रहा हूँ कि बहुत सोर्स करना पड़ता है। और ज़्यादातर जो सोर्स करते हैं, सोर्स के लिए एक पर्सन होता है, उसको बोलते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो क्या करता है, उस हॉस्पिटल से एक गांव वाले का सोर्स करेगा। सोर्स करने के बाद उस पेशेंट को उस हॉस्पिटल को भेजा जाएगा उसके ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन उसके लिए एक अमाउंट उस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है हॉस्पिटल की ओर से। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग अभी इस काम को कर रहे हैं, और इसे हम बोलते हैं मार्केटिंग, मेडिकल मार्केटिंग। बट मेडिकल मार्केटिंग एक प्रोफाइल बन चुका है, ये हमेशा, ये अभी बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन मैं आज जिस बंदे के बारे में बोलने वाला हूँ, जिसके साथ ये डरावनी स्टोरी पनपती है, जिसके साथ ये डरावनी घटना हुआ था, एक्चुअली वो ये प्रोफेशन को कुछ अलग लेवल का समझ रहा था। वो इस प्रोफेशन को समझ रहा था कि पैसे कमाने का प्रोफेशन हो। वो ये नहीं समझ रहा था कि उसके भरोसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जिनका ज़िंदगी डिपेंड कर रहा था कि उनको कहाँ वो भेजेगा, कौन से हॉस्पिटल में भेजेगा जहाँ पे उसको अच्छे से ट्रीटमेंट मिलेगा। तो कहानी शुरू करते हैं। जिस बंदे का मैं नाम बताने वाला हूँ वो सोमेन है, सोमेन दास। सोमेन दास आज से करीब 11 साल पुरानी कहानी है ये। 2013 की बात है। हमारे पड़ोस वाले गाँव से एक पेशेंट था, 37 ईयर्स ऑफ एज। उसको एक बीमारी थी, ब्रेन कैंसर, ब्रेन नहीं, ब्लड कैंसर था, ल्यूकेमिया। एंड ल्यूकेमिया आपको पता है बहुत ही रेयर डिजीज है, और शायद अगर अर्ली स्टेज पे वो पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो सही हो सकता है। तो ये तो गांव इनके उसके जो फैमिली मेंबर्स थे, जो मरीज के जो फैमिली मेंबर्स थे, वो तो गांव वाले थे। उनको जब उन्होंने एक स्कैन वैन करवाया तो स्कैन वैन करवाने के बाद पता चला कि कैंसर है। मतलब पता चल चुका था, कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स में था, पता चल चुका था। तो उन्होंने सोचा कि हाँ चलो शहर में लेके जाते थे। तो उनका एक रिलेटिव था, उस रिलेटिव ने बोला कि मेरा एक दोस्त है जो ये काम करता है कि अच्छा हॉस्पिटल के साथ उसका लगाव है, उसका लिंक है, वो एक काम करेगा, आप लोगों को उस हॉस्पिटल में भेजेगा। तो बोला, उस फैमिली ने बोला कि हाँ तुम्हारे दोस्त के साथ हमारा बात करवाओ, हम मतलब जो मरीज था उनके फैमिली मेम्बर बताए कि हम उसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। तो फैमिली मेम्बर्स का मतलब उस फैमिली का मेम्बर्स का बात सोमेन बाबू से हुआ, और सोमेन बाबू ने बताया कि मैं इतने सारे मतलब 8-9 हॉस्पिटल के साथ उनका लिंक है वेस्ट बंगाल के अंदर, जहाँ जिनके साथ उनका बहुत अच्छा लिंक है, और किसी पे भी वो रेफर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो शायद पैकेज बहुत ज़्यादा मांगेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक लोचा है। लोचा ये है कि जिस हॉस्पिटल में पैकेज ज़्यादा लेगा उस हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा? मैं ये सिंपल एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ कि जिस पे पैसे ज़्यादा ले रहा है उसका क्या मतलब उस पर ज़्यादा आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आपको उस हॉस्पिटल में जाने के लिए रेफर कर रहा है, वो उसके साथ हॉस्पिटल के साथ गॉट ऑफ है। अगर आप 4 लाख उस हॉस्पिटल को सर्जरी के लिए दे रहे हो, उस 4 लाख से इसको 20% मिलेगा, तो तभी वो ज़्यादा मांग रहा है, तो तभी वो हॉस्पिटल को ज़्यादा पे करने के लिए बोल रहा है। दैट्स द बेसिक थिंग। आप गाँव वाले से हो, आपको पता नहीं होगा। तो उस फैमिली मेम्बर को बताया गया कि सर्जरी के लिए उनको एक हॉस्पिटल रेफर किया गया, जो हॉस्पिटल मतलब आप तो इतना नॉलेज हुआ होगा ना, गाँव वालों को जहाँ भी हो, आपको तो मतलब आप जहाँ पे भी रहते हो आपको पता चलता है कि अरे यार मेरे शहर में व मेरे राज्य में ऐसे 5-6 हॉस्पिटल्स है जो बहुत अच्छे हैं, आपको पता चलता है, आपको मालूम रहता है। लेकिन उस हॉस्पिटल का नाम उस फैमिली मेम्बर को पता ही नहीं था, फैमिली लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन उनके फैमिली का एक सदस्य बहुत ही ज़्यादा बीमार था, उसको ब्लड कैंसर था। तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, पैसे थे उनके पास, उन्होंने सोचा कि चलो ये बंदे ने हम लोगों को प्रेफर किया तो हम उस हॉस्पिटल में जाएंगे। सर्जरी पैकेज फिक्स्ड हुआ 5 लाख।
सर्जरी के लिए उस हॉस्पिटल में भेजा गया। हॉस्पिटल के भेजने के बाद पेशेंट उतना क्रिटिकल कंडीशन में नहीं था, क्योंकि जब मेडिकल स्कैन सेंटर में जब स्कैन वगैरह हुआ था पता ही जाता कि ये पहला स्टेज का कैंसर है, सही हो सकता है। तब जब स्कैन करने के लिए जाया गया, करीब 6-7 दिन पेशेंट वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रहा, उसके बाद उसका सर्जरी वगैरह हुआ। एंड देन यू गाइस नॉट बिलीव, बोलेगा कि फेक रहा है, वो पेशेंट का क्या इलाज हुआ पता नहीं, पेशेंट मर गया। जो पेशेंट एक स्टेबल कंडीशन में था, एक स्कैन सेंटर के रिपोर्ट्स ने उसको बता रहा था कि ये पेशेंट सही हो सकता है अगर बाहर के हॉस्पिटल में इसको ट्रीट किया जाए, लेकिन वो पेशेंट मर कैसे सकता है? शायद कुछ ना कुछ गलतफहमी होगा, कुछ सर्जरी में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। अब ये बहुत बड़ा एलिगेशन है किसी भी हॉस्पिटल के ऊपर। तो उस फैमिली ने क्या किया कि सोमन बाबू को पकड़ा, सोमन को पकड़ के बोला कि तुमने हमको हॉस्पिटल में भेजा, उनको अब तक ये पता चल चुका था कि ये पैसे के लिए कुछ घोटाला था, जिसकी वजह से उस पेशेंट को मरना पड़ा। तो सोमन बाबू बहुत ऊपर के आदमी थे, तो इस फैमिली ने उनके खिलाफ केस बेस किया, फिर भी कुछ नहीं कर पाया। देन क्योंकि मेडिकल चीज़ था, इनके पास उतना मतलब कोई प्रूफ भी नहीं था, क्योंकि क्या हुआ अंदर उसको पता ही नहीं। ल्यूकेमिया था, ब्लड कैंसर था, सब मर गया पेशेंट सर्जरी के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान, तो हो सकता है मर गया। लेकिन अब ये मरने के बाद अगले 3-4 साल तक सोमन के साथ होने वाला था वो कोई गौटाव केस नहीं था, वो ऐसा कुछ था जो शायद एक इंसान जिसका मौत कहीं ना कहीं हमारे हाथों से हुआ हो, शायद हम उसके मौत से हम उसके मौत के पीछे दायी हो। क्या उसका आत्मा हम लोगों को छोड़ देगा? हमको तो पता है ना, ये रूह आत्मा इनको कब शांति मिलता है? पीसफुल जिंदगी। आप जब स्वर्ग में जाते हो, स्वर्ग में जाने के बाद आपको शांति तो मिलता है, लेकिन आपके आत्मा को अगर शांति नहीं मिला, आप अपनी उम्र से पहले अगर मर जाते हो और आपके मरने के पीछे किसी का हाथ हो, कि आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी? आज की कहानी है उस मरीज की आत्मा ने कैसे सोमन बाबू से बदला लिया। नमस्ते, जय श्री राम, आप लोगों का स्वागत है एक और लेट नाइट हॉरर स्टोरीज में। 2015 की बात है, 2015 7 अक्टूबर। सोमन बाबू एज यूजुअल अपने ऑफिस के काम बंद करके घर आ रहे थे। ही वॉज ड्राइविंग, मेन रोड था, ड्राइव करके आ रहे थे। करीब उस टाइम तक उनका शादी हो चुका था, एक छोटा बच्चा था 3-4 साल का बेबी बॉय। एंड उनके घर से फ़ोन है, जब वो ड्राइव करके आ रहे थे उनके घर से फ़ोन है कि उसके बेटे का सर में बहुत दर्द कर रहा है। तो वो चेम्बर वेम्बर बंद करके बहुत स्पीडी ड्राइव करके आए। आई डोंट नो अबाउट द ट्रैफिक, कितना ट्रैफिक था वहाँ पे, बट वो जोर से ड्राइव करके घर आए। जब घर आके जब देखा कि सब मतलब पूरा फैमिली के जो मेंबर्स थे सब आराम से टीवी बैठ के देख रहे थे, खाना वाना खा रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं था। तो उसकी वाइफ बैठी हुई थी जो टीवी देख रही थी, उसी ने फ़ोन किया था सोमन को। सोमन बाबू जाके बोले कि तुमने मेरे को अभी कॉल किया, बेटे का कोई दिक्कत है, सर में दर्द कर रहा है। तो सोमन की वाइफ ने कहा मैंने आपको कब कॉल किया? मैंने आपको कॉल किया ही नहीं, आपको गलत फहमी हुआ होगा। तब उसने अपनी मतलब फ़ोन हिस्ट्री में अपने बीवी को खोल के देखा है। एंड सोमन बाबू ऑल्सो वहाँ पे चौंक गए, क्योंकि उस फ़ोन हिस्ट्री में उसके बीवी का फ़ोन ही नहीं था। लेकिन एक चोले में उसकी बीवी का फ़ोन आया था जब वो ऑफिस में था, तभी वो घर आ रहा था। अब एक शायद इंसिडेंट था, अनहोनी था। ऐसे एक और दिन 2007 अक्टूबर के बाद 9 अक्टूबर, आई थिंक दैट वाज संडे, वो घर में था इंसान। करीब 11:30-12 बजे होगा, वो सो रहा था अपने फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चे के साथ सो रहा था। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनके घर के बाहर किसी ने बेल बजाई, रिंग, द बेल वाज रिंगिंग, मतलब तो जब बेल जो बज रहा था, इसके बीवी और उसके बच्चे, जो बच्चा सोया हुआ था, शायद उनको कोई कंसर्न ही नहीं आया। तो सोमन ने पहले अपने बीवी को बुलाया कि अरे जाके देखो ना कौन बेल बजा रहा है, बाहर रात के 12 बजे। तो सोमन की बीवी पहले उठ के बोला कि यार मैंने दरवाजा खोल के आए, मैंने वो औरत दरवाजा खोल के आके देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है। उन्होंने बोला नहीं कोई नहीं है। एंड देन वो बाकी सो गई। फिर से 3-4 बार बेल रैंग हुआ, तो सोमन खुद के वो दरवाजा खोला। वो जब दरवाजा खोला, उस दरवाजे के बाहर एक चिट्ठी था। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, सर इट इज अर्जेंट, प्लीज सेव मी। अब ये सुनने में आपको ऐड लग रहा होगा कि
रात के 12 बजे किसी के घर के बाहर बेल बजता है, उसका बीवी जाता है, बीवी जाके देखता है कोई है नहीं। जब वो इंसान जाता है, उसके घर के बाहर एक चिट्ठी है, उस चिट्ठी में लिखा है सेव प्लीज सेव मी। लेकिन चिट्ठी रखा किसने? अब वो जब चिट्ठी मिला, वो चिट्ठी लेके क्या किया उस बंदे ने, पहले अपने टेबल पे मतलब स्टडी टेबल से उस पे रखा, रख के वो सो गया। वो उस पे ना एक नंबर भी दिया हुआ था, तो उसने सोचा कि यार अभी तो रात बज रहे हैं, जो इंसान आया था बाद में देख लेते। वो कंसिडर नहीं किया कि इसमें कुछ है, उसने कंसिडर नहीं किया, वो जाके सो गया। सो रहा था एंड जब 10 अक्टूबर मंडे का दिन था, जब उसको ऑफिस जाना था फिर से अपना ऑफिस में, वो उसको याद है उस टेबल के रखा हुआ चिट्ठी के बारे में। तो चिट्ठी लाने गया तो उसने देखा कि वहाँ पे कोई चिट्ठी है ही नहीं। तो उसने अपने बीबी से पूछा कि तुमने घर साफ करने के टाइम क्या कोई चिट्ठी विट्ठी देखा था? तो उसकी बीबी ने बोला कि हाँ मैंने चिट्ठी तो देखा था। बोला चिट्ठी में तो कुछ लिखा हुआ था? तो उसकी बीबी ने बोला नहीं, चिट्ठी मतलब ब्लैंक पेपर थी, एक ब्लैंक पेपर पड़ा हुआ था, मैंने फेंक दिया। बोला कहाँ फेंका? बोला घर के डस्टबिन में चेक करो। तो सोमैन जब डस्टबिन में चेक करने गया तो उसको चिट्ठी मिला। एंड ऑल्सो यहाँ पे वो सरप्राइज था कि वो जब चिट्ठी सेम चिट्ठी था, मतलब अब जिस चिट्ठी को आप ले रहे हो चिट्ठी का कलर सब कुछ सेम था, वाइट वगैरह था, साइज भी सेम था। एंड उसकी बीवी जो बोल रही थी कि चिट्ठी में कुछ लिखा नहीं था, एक्चुअली वो सही था, वो चिट्ठी में कुछ लिखा ही नहीं है, बेकार है चिट्ठी। 7 से 10 अक्टूबर तक जो हो रहा था दैट वाज इंसिडेंट्स, या फिर बोल सकते हो कि गलतफहमी भी हो सकता है। बट 11 तारीख को एक चीज़ हुआ। 11 तारीख के चेम्बर में बैठा था सोमैन, 7:30-8 बजे की करीब रात के 8 PM उसको एक फ़ोन आता है। एंड सरप्राइजिंगली दैट फ़ोन, उसने कुछ शायद काम में बिजी होगा पर्सन, तो उसके टेलीफोन में फ़ोन आता है, टेलीफोन का फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता। देन उसके पर्सनल जो नंबर है उस नंबर पे एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था प्लीज सेव मी, आई एम इन डेंजर। अब जिस नंबर से मैसेज आता है सोमैन उसको मतलब कांटेक्ट करने की ट्राई करता है। एंड जब कांटेक्ट करता है तो एक इंसान दूसरी ओर से फ़ोन पकड़ता है, फ़ोन पकड़ के बोलता है कि सोमैन सर मेरा एक पेशेंट है, उसको ब्लड कैंसर है, हमारे बजट उतना नहीं है, लेकिन पेशेंट को अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, प्लीज़ बचा लेना, प्लीज़ प्लीज़ कुछ हेल्प कीजिए। तो सोमैन ने बोला कि हाँ ठीक है, आप पेशेंट का नेम, एड्रेस, आधार कार्ड वगैरह मेरे को सेंड करो, मैं एक हॉस्पिटल को रेफर करता हूँ, देन आई विल सेंड द पैकेज टू यू गाइस, और मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम बजट में हो जाए। लेकिन एक चीज़ था जो सोमैन ने नोटिस नहीं किया था, वो था जिस पेशेंट की नाम उसके सामने रखा गया था, वो पेशेंट वही पेशेंट था जो पेशेंट 2013 की 7 अक्टूबर को उसके पास आया था। अब सोमैन ने इसको सॉरी सोमैन ने इसको नोटिस नहीं किया, या फिर सोमैन के पास इतने सारे पेशेंट आते थे, शायद उसने कंसीडर ही नहीं किया। तो उसने वो पेशेंट का नाम सेम हॉस्पिटल में रेफर किया। अब वो सब कुछ करके घर गया था, अपना घर जाके टिफिन पे डिनर विनर करके सोने ही वाला था। देन उसको उस हॉस्पिटल से फोन आता है, क्योंकि हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड में जब पेशेंट जो मर जाता है उसका नाम वगैरह रहता है। उस हॉस्पिटल के जो फोन करता है उनको, उस फोन के बोलता है कि सोमैन दा आप पागल हो गया क्या? सोमैन को बोला क्या हुआ? बोला आपने जिस पेशेंट का नाम किया तो ये 2013 का पेशेंट है। सोनू बोला हाँ तो क्या हुआ, जैसे आप बोलते हो मैं भी बोलता हूँ, हाँ क्या हुआ कि ये पेशेंट तो फिर से शायद कोई डिजीज था, फिर से वापस आ गया होगा, इसीलिए मैंने इसको आपको रेफर किया। बोला सोमैन दा ये पेशेंट तो मर गया था सर्जरी के दौरान, सोमैन दा पेशेंट मर गया था सर्जरी के दौरान, आपको याद नहीं आपके ऊपर जो केस पेश हुआ था उस फैमिली के ऊपर, उसी पेशेंट का नाम। अब सोमैन को पूरा भूल गया था इंसान, 2 सालों में इतना बड़ा घटना हुआ सकता तो भूल चुका था। और सोमैन बोला कि क्या क्या बोल रहे हो आप, मेरे को जल्दी जल्दी डिटेल सेंड करो। उसको सब डिटेल सेंड किया तो उसने जब चेक किया उसके रोंगटे खड़े हो गए। पेशेंट का नाम सही था, पेशेंट का एड्रेस वही था, बट एक चीज था जो सबसे अलग था, वो था उस पेशेंट की जो फोन नंबर थी
और किसी और की नहीं, उसकी बीवी की फोन नंबर थी। अब सोमेन बहुत गुस्सा होता है, गुस्सा होकर अपनी बीवी को डांटता है, बोलता है तुम मजाक कर रहे थे मेरे साथ, एक पेशेंट के नाम पे तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे। सोमेन का बीवी उसको बोलता है कि मैंने आपको कोई फोन नहीं किया था, अब 2-3 दिनों से क्या गलत अनाप शनाप बक रहे हो, मैंने आपको फोन नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, आपकी गलतफहमी है, मैंने कुछ नहीं किया। अब ये जो चीजें हो रहा था, सोमेन का दिमाग खराब हो चुका था, क्योंकि उसके साथ जो हो रहा था पिछले 1 हफ्ते से, वो एक्सीडेंट्स और नहीं थे, वो कुछ और था जो शायद कुछ और दुनिया से रिलेट करता है। लेकिन अब सोमेन तो इंसान है ना, तो सोमेन कैसे उससे लड़ेगा जो कुछ और दुनिया से उसको मुकाबला कर रहा है। अब मैं एक कहानी मेरे को जिस बंदे ने सेंड किया, और मैंने जब ये प्रोस्पेक्टिव वाइज विचार किया और मैंने जब सब कुछ देखा, उसके भेजे हुए स्टैट्स वगैरह, आपको मैं एक चीज बताता चलूं, सोमेन के फैमिली के साथ जो जो हुआ था, उसमें सबसे दर्दनाक क्या था पता है? सोमेन का जो छोटा, मैंने बोला था बेबी बॉय था, सोमेन का छोटा बच्चा, उसको करीब 2018 के करीब, उसका जब 8 साल उम्र था, उसको सेम डिजीज हुआ था, सेम डिजीज, ब्लड कैंसर। और सोमेन लाखों कोशिश करने के बाद भी अपने उस बच्चे को बचा नहीं पाया था। अब ये पूछोगे कि सोमेन के साथ ये हुआ कैसे? 2015 से 2018 तक सोमेन के साथ कुछ ऐसे हादसे होते गए जिसमें से एक हादसा था, उसके एक दिन उसका बच्चा जब 6 साल का था, करीब 2016 की टाइम है, जब उसका बच्चा, नहीं हाँ 2016 के करीब, तो वो अपने ट्यूशन से उसके माने सोमेन का जो बेबी था, सोमेन का जो बेबी थे, उसको रिसीव करने के लिए गया था। बच्चा ट्यूशन वगैरह कंप्लीट करके एक मतलब पिकनिक एरिया पे खेल रहा था बाकी दोस्तों के साथ। एंड मतलब जो मोहल्ले के आंटी मतलब गप्पे मारती है ना, बच्चों को छोड़ के, बच्चे खेल रहे छोड़ खेलने दो, उसकी बीवी और उसकी सहेलियां, मतलब बाकी माएँ भी मतलब गप्पे में बिजी हो गई थी। बच्चे क्या करते दिखाई नहीं। जब 6 साढ़े 6 बजा, मतलब घर आने का टाइम हुआ, बाकी सारे बच्चे थे वहां पे, सोमेन का बच्चा नहीं था, सोमेन का बच्चा गायब था। और यह भी औरत रो रही थी। सोमेन को कॉल किया, सोमेन को कॉल करके सोमेन आया वहां पे, बहुत कुछ फिगर आउट करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या था, सोमेन की जो बच्चा था करीब 2-2.5 घंटे तक मिसिंग था, 2-2.5 घंटे तक, 6:30 से 9 बजे तक मिसिंग था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये लोग जब ढूंढ के आए थे ना, आप मानोगे नहीं, अब बोलोगे तू तो मजाक का हाथ मर रहा है, आई स्वेयर इट इज ट्रू। उसका वो छोटा बच्चा अकेला घर पे आ चुका था। एंड उसको जब उसके मम्मी और पापा डांटे और पूछे कि तेरे को घर किसने छोड़ के गया, उस बच्चे ने जिस इंसान का नाम लिया ना, वो सुन के सोमेन का रोंगटा खड़ा हो गया। वो इंसान वही इंसान था, वही मरीज था जो मर चुका था। और कैसे? सोमेन का बेटा तो घर पे आ चुका था। सोमेन के बेटे को जिसने छोड़ा, उसका नाम सोमेन के बेटे ने पूछा था, बच्चे ने पूछा था, उसको याद भी था बच्चे को, और नाम वही नाम था जो मर चुका था। अब उसके बाद बहुत ऐसे सारे इंसिडेंट हुए, लेकिन सोमेन के बेटे का जो मतलब डिजीज था ना, वो करीब 2016 के अंत तक ये लोग ऑब्जर्व कर पाए कि बच्चे का सर में दर्द हो रहा था। आपको याद है मैंने पहले स्टोरी में बताया था कि बच्चे को कॉल आया था, बच्चे के सर में दर्द हो रहा है, रात में, प्लीज सेव मी, आई एम इन डेंजर। उसका छोटा बच्चा उसके बाप को बोल रहा था, पापा मेरे को बचाओ, मैं डेंजर में हूं।
और आखिर में बच्चा मर गया था। तुमने एक पेशेंट को मरने दिया, तुमको पता था वो पेशेंट जिंदा हो सकता है, तुमने पेशेंट को मरने दिया। उस पेशेंट की आत्मा ने तुमसे तुमसे मुकाबला करने के लिए तुम्हारे बच्चे को टारगेट बनाया। और तुम कहाँ थे, तुम कैसे पापा थे? अब उस बच्चे का क्या कसूर था और उस आत्मा का भी क्या कसूर था? क्या अलग हॉस्पिटल नहीं था जिसमें कम पैसा मिलता उसको, लेकिन उस हॉस्पिटल में जाता तो अच्छा ट्रीटमेंट मिलता उसको? आज की कहानी यही पे खत्म होता है। ये थी सोमेन की उस एक गलती की दास्तां जिसने उसकी फैमिली के सबसे बड़ा खुशी को छीन के गया था। और उसका बच्चे का मरने के पीछे जो कारण था ना, वो ब्लड कैंसर था। और ब्लड कैंसर पनपा कैसे? किसी का श्राप था। उस बच्चा घर कैसे आया था अकेला? किसी का आत्मा लेके आया था उसको। सोमेन को जो फोन आए थे हॉस्पिटल से, उसका लिंक तब था। कैसे हुआ वो सब? सब कोइंसिडेंट था? नहीं, ये उस आत्मा ने किया था। स्टोरी, इट इज अ वेरी वेरी रियल स्टोरी। और इस स्टोरी में बहुत सारे ऐसे स्टोरीज है ना, एक हॉस्पिटल में, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की दुनिया में, एक मेडिकल वर्ल्ड में, जो छुपे छुपाए छुपते नहीं। और ये कहानी जिस बंदे ने शेयर किया ना, आई गिव हिम अ बिग करेज कि इस बंदे ने शेयर किया। आज की कहानी यही पे खत्म होता है। नमस्ते।